गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। हमने 1 से 4 चैप्टर तक पढ़ लिया है, तो आज हम 1 से 4 तक का रिवीजन करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहला चैप्टर क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के बारे में हमने पढ़ा ही है और भाषा के बारे में हम आज फिर रिवीजन करेंगे कि भाषा क्या होती है। जिस प्रकार एक साधारण सी भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार हम किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं और अपनी बात उसको समझाते हैं, वो कैसे समझाते हैं? भाषा के ही माध्यम से समझाते हैं। देखिए, भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? तो विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के विषयों में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में इसके विषय में और गहराई से अध्ययन करेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है बोलना। मानव समाज के लिए भाषा का विशेष महत्व है। मनुष्य भाषा के द्वारा अपने मन के भाव और विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव और विचार जानता है। देखिए, भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा का प्रयोग हम बातचीत करने, साक्षात्कार करने, पढ़ाने, समझने आदि के लिए करते हैं। मौखिक भाषा का स्थायी रूप होता है, परंतु अब भाषा के मौखिक रूप को टेप और करके सुरक्षित रखा जाने लगा है। देखिए, हम जो बात बोल देते हैं वो अब फिर दोबारा तो सुनाई नहीं देगा, हम दूसरी ही बात बोलेंगे, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये अस्थायी होता है। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब तो रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है ना, टेप में, मोबाइल में, सब में किसी की भी आवाज़ को हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। महान तथा ज्ञानी लोगों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि भाषा के लिखित रूप में के जीवंत उदाहरण हैं। लिखित भाषा का रूप अस्थायी होता है। सभी प्रकार की पुस्तकें भाषा के लिखित रूप हैं। अब देखिए, इतने में क्या आपको समझना है कि लिखित भाषा क्या है कि जो हम कुछ लिखते हैं, लिख के उसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र व्यवहार, हम पत्र व्यवहार करते हैं तो लिख के ही करते हैं। कविता, कहानी जो भी हम लिखते हैं वो लिखित भाषा का ही रूप है। अब कह रहे हैं कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो क्या हैं? वो लिख कर ही रखे हैं, तभी तो हमें आज उसके बारे में पता चलता है। अगर लिखित भाषा नहीं होती तो हम कैसे उसको जान पाते? ठीक है। अब आता है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा से तात्पर्य वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। बच्चा माँ के सबसे नज़दीक होता है और अपनी माँ द्वारा बोली गई भाषा को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उसे बोलना सीख जाता है। जिस भाषा को बच्चे की माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीख लेता है, वह हिंदी बोलती है तो बच्चा हिंदी बोल लेता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है। वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी आदि। राजभाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा देश के कार्यालय और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। अब देखिए, बोली क्या होती है? बोली का अभिप्राय स्थानीय बोली से है, किसी प्रकार विशेष स्थान से अपनाई जाती है तथा इसका सीमित क्षेत्र होता है। इसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक कथाएँ आदि ही इसको समृद्ध बनाते हैं। ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप से क्या मतलब है? थोड़ा इसे हम समझ लेते हैं
कि क्षेत्रीय रूप से क्या मतलब होता है। क्षेत्रीय रूप वो होता है जैसे देखिए एक देश है हमारा, कई प्रदेश हैं, प्रदेशों में कई ज़िले हैं और ज़िलों में कई सारे गांव हैं, शहर हैं। तो जो कई प्रकार के गांव और शहर होते हैं वो उनका क्षेत्र अलग अलग होता है और क्षेत्रों के हिसाब से भाषाएं भी अलग होती हैं। जो बोली बोली जाती है जिस क्षेत्र में, उसे जो भाषा बोली जाती है जिस क्षेत्र में, उसे हम बोली कहते हैं, क्योंकि वो अलग ही होती है। जैसे देखिए आप लोग, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती हैं, राजस्थान में राजस्थानी और बिहार में भोजपुरी, मैथिली आदि बोली जाती हैं। ब्रजभाषा सबसे ब्रजभाषा पहले भाषा थी, परंतु अब यह मथुरा और इसके निकट के क्षेत्रों की बोली है। ठीक है। खड़ी बोली पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिंदी और रोहतक आदि क्षेत्रों में बोली जाती थी। अब इसने विकसित होकर हिंदी रूप भाषा का रूप ले लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका बोली। अब आता है, देखिए पहले बोलियों में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती थी, परंतु हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, अंगिका आदि में कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास और महाकाव्य तक लिखे जाने लगे हैं। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जैसे प्रत्येक ध्वनि को, ध्वनि जो हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से आवाज़ निकल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप है, यही लिपि है। ठीक है। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं की भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ दिया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं, उनकी विभिन्न लिपियाँ प्रचलित हैं। क्या क्या हैं? ये राज्य दिया है, ये भाषा दिया है और ये लिपि दिया है। आप लोग अपनी बुक में अच्छे से देखिए, इसे लर्न करना है आप लोगों को। देखिए अब यहाँ क्या दिया था? भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं, उनकी विभिन्न लिपियाँ प्रचलित हैं। ये भारत की हैं और ये विश्व की हैं। देखिए इसे भी आप लोगों को लर्न करना है। अगला टॉपिक है हमारा व्याकरण। व्याकरण के बारे में हम जानते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। अब देखिए जैसे हमें पता नहीं होगा कि लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, क्रिया क्या होता है, अगर जब तक हमें व्याकरण का सही रूप से जानकारी नहीं होगा, हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा वाक्य या हमारा जो भी शब्द है वो अशुद्ध ही होगा। तो हमें व्याकरण की जानकारी बहुत जरूरी है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए वर्ण, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियम आदि के विषय में सीखते हैं। शब्द, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह के बारे में विचार करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा साहित्य। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। देखिए जो हम लिख के रखते हैं, जो हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो महान ग्रंथ लिख के गए हैं हमारे लिए, वो लिखित रूप में लिख के गए हैं। उन्हीं लिखित रूपों के जो संचित भंडार, मतलब जो सहेज के रखा गया भंडार है, उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। ये हो गया आप लोगों का चैप्टर। देखिए इसका एक्सरसाइज देखिए हमने भर दिया है, उसे आप लोग अपनी बुक में भर लीजिएगा। जिन लोगों का भी छूट गया होगा, हम खासकर उन लोगों को ये बात कहेंगे कि आप लोग अपना एक्सरसाइज कंप्लीटली फिल कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जो लोग लिख लिए हैं उन लोगों के लिए अच्छा है कि उन लोगों को सिर्फ लर्न ही करना है, और जो लोगों का छूटा है वो लोग अपना लिख के लर्न करेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है हमारा वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है, यही चिन्ह वर्ण कहलाता है। पुस्तक शब्द में अनेक ध्वनियाँ हैं। पुस्तक में प, स, त, अ, क, अ। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि ये एक एक जो वर्ड है, देखिए ध्यान से,
जो एक एक वर्ड है इसे अब हम और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये अलग अलग जो हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ये एक प क्या है, अलग वर्ड है, उ अलग वर्ड है, श अलग वर्ड है, त अलग वर्ड है, अ अलग वर्ड है, क अलग वर्ड है, अ अलग वर्ड है। तो ये जो अलग अलग आपको एक एक अक्षर जिसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं वो अलग अलग हैं, जो अकेले अब इससे अलग नहीं हो सकता। अब इसको भी हम तोड़ के कुछ और नहीं कर सकते, ये अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड कहलाते हैं। समझ में आ गया। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। किस प्रकार है, देखिए चार्ट बना के आपको बताया गया है। देखिए ये व्यंजन है, ये आगत हैं, कितने अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ 11 स्वर हैं। आगत है आपकी 11 + 1 12 स्वर हैं। स्वर इतने हैं, व्यंजन आपके इतने हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ज ट ठ ड ढ ढ़ त थ न ध त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख श। ठीक है, ये 33 है, +4 37 हो गया। अब ये 3 है जो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये अलग आगत ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये आगत है डॉक्टर, नुक्ता जैसे लिखा जाता है, नुक्ता इसे कहते हैं। और ये आपका जो चंद्र बिंदु कंप्लीट नहीं होता है, बस ऐसे होता है, उसके ऊपर बिंदी नहीं होता है, ये भी आगत ध्वनि है। संयुक्त वर्ण है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर के भेद कितने होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, फिर आता है, देखिए आप लोग बुक से अपने फिर से आप लोग पढ़िएगा। ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जो कि हमने आप लोगों के चैप्टर, जब हमने आपका चैप्टर पढ़ाया था तो समझाया ही था। ये देखिए आप लोगों का स्वरों की मात्राओं का चार्ट है बुक में, इसे आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। अब हमारा आता है अगला व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु रुककर मुख से बाहर आती है। सामान्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ण, ढ, ड़, ढ़, ज, फ मिलाकर व्यंजनों की संख्या 37 हो जाती है। ठीक है, ये है देखिए। अब व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुख से के किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन इस प्रकार है, देखिए। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुख से कहीं स्पर्श करती है और न ही रगड़ खा के निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। उस व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुख से किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन, जैसे श, श, स, ह। अयोगवाह क्या है, जो वर्ण न तो स्वर हैं और न व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर संग रहना। इनका न तो स्वरों से योग होता है और न ही व्यंजनों से, ये फिर भी ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, सब हमने आपको वीडियो में समझा दिया था पिछले वीडियो में। अब ये चैप्टर आप लोगों का हमने समझा। थोड़ा संयुक्त व्यंजन के बारे में जान लें कि व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए स और आधा त, रब और य, सत्य, क, र, म, क्रम, ऐसे कुछ व्यंजन, कुछ संयुक्त व्यंजनों का स्वरूप पूर्णतया बदल जाता है। आधा क और स मिला के छत्र, छत्री वाला छ, ज और य मिला के ज्ञ, त और र मिला के त्र, द और य मिला के द्या। ठीक है, 2 समान व्यंजनों से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आधा क और पूरा क मिला के, आधा क और देखिए जो भी वाक्य हमको लिखना है, पक्का, मक्का, चक्का, जो भी, तो आधा आधा क मिला दिए हैं। आधा त, 2 आधा त मिला के बनाए हैं। र के विभिन्न रूप इस प्रकार है, देखिए हमने आपको वीडियो में समझाया था कि जब र किसी व्यंजन से पहले आए
तो वह आगे वाले वर्ण पर ऐसे रेफ के रूप में लगता है, इसे हम रेफ की मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है ना, जैसे र और म, नर्म, म के ऊपर र लगा है तो क्या हो गया है, ये रेफ की मात्रा है। शर्म के ऊपर लगा है तो ये रेफ की मात्रा। र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन के नीचे ये देखिए के रूप में मात्रा लगती है। अब इसे क्या कहते हैं हम, इसे पदेन की मात्रा कहते हैं, जो पैर के पास लगा हुआ है। पद माने क्या होता है, पैर, तो पैर के पास लगा है इसलिए हम इसे पदेन की मात्रा कहते हैं। जैसे म और र, म्र, आम्र, प और र, प्र, ठीक है। ट और ड के बाद र आने से उसका रूप इस प्रकार हो जाता है, जैसे ड प्लस र, ड्र, ठीक है। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। आप लोगों को पता ही है कि शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप से लिखा जाता है तथा वर्णों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। देखिए कमल लिखा है तो क आधा है, उसके में हम अ जोड़ेंगे, म आधा है अ जोड़ेंगे, ल आधा है तो अ जोड़ेंगे। इस प्रकार ये कमल तैयार होगा। देखिए इसी प्रकार आप लोग पूरा ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों ये भी चैप्टर आप लोगों का रिवीजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। हमने एक्सरसाइज भर दिया है, आप लोग जिसका भी छूटा होगा, बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि जिसका भी छूट गया होगा वो लोग अपना भर लेंगे बुक में और उसी के तरीके से पढ़ेंगे। देखिए हमने सब भर दिया है, ये होमवर्क हम दिए थे। निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखकर 3-3 उदाहरण लिखिए। देखिए आ की मात्रा से 2 शब्द, छोटी की मात्रा से 2 शब्द, बाकी सारी मात्राओं के से आप लोगों को 3-3 शब्द लिखना है, ठीक है, 2-2 शब्द। ये आपका होमवर्क था। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार अनुनासिक लगाकर लिखिए। देखिए झंडा, अंगुलीमाल, मांग, कंगन, ऊँट, साँस, ये हमने आप लोगों को बताया भी था, आप लोग कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा शब्द विचार। शब्द के बारे में हम अच्छे से जानते ही हैं कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को लिख के देखिए समझाया भी था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क, म, ल समझाया था ना हमने। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि अलग अलग वर्ण हैं, उन्हें हम मिला के लिखते हैं। वर्णों को, जो भी वर्ण हैं, वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो वर्णों को, अलग अलग वर्णों को मिला के हम लिखते हैं, जो सार्थक होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं, तो शब्द के 3-4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर रचना के कितने भेद होते हैं, ये भी 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब आता है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे वृक्ष, ताला, नारी, पुष्प आदि। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों का शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ देते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द, ठीक है। अब देखिए अर्थ के आधार पर निरर्थक और सार्थक। निरर्थक शब्द के में क्या होता है, जिन शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तुमने रोटी वोटी खाई, आप चाय वाय पी ले, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द हैं जो वाक्य रचना में सहायक होते हैं। अब आता है हमारा सार्थक शब्द, जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार के हैं। देखिए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये आपको हमने पिछले वीडियो में समझाया भी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हमने रिवीजन भी करा दिया। तो देखिए अब आपका है एक्सरसाइज, देशी शब्द का उदाहरण हमने कर दिया है, ये सब हमने भर दिया है, आप लोग भर लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, जिसका भी छूटा होगा वो लोग भर लेंगे और भर के बुक से पढ़ लेंगे। और जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर होगा वो तो PDF से गया ही, आप लोगों को पता ही होगा। अब हमारा अगला चैप्टर है, इसका रिवीजन कर लेते हैं।
अगला चैप्टर है शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। अब सीधी सी बात है, उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। हमने आप लोगों को पिछले क्लास में भी पढ़ाया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। एक ही शब्द से नए शब्दों का निर्माण शब्द रचना कहलाता है। एक ही शब्द से नए शब्दों का निर्माण शब्द रचना कहलाता है। शब्द संरचना 4 प्रकार से की जाती है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि के द्वारा और समास के द्वारा। तो उपसर्ग लगाकर क्या होता है, सुपुत्र, कुपुत्र, ये उपसर्ग है। नीचे देखिए, उपसर्ग होता ये है कि जो शब्द के अंश जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए सु लिखा है, ये पुत्र मूल शब्द है, और सु, तो सुपुत्र हो गया, मूल शब्द है गुण, और अव क्या है, उपसर्ग है, तो अवगुण हो गया। ये दोनों शब्द सुपुत्र और अवगुण मूल शब्द से पहले शब्दांश लगने से बने हैं। इनमें सु और अव शब्दांश हैं, शब्दांश का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब देखिए इसकी परिभाषा, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आया? जो शब्दांश, शब्दांश का मतलब क्या, ये शब्दों के अंश हैं। ठीक है, ये शब्दों के अंश हैं, तो इन्हें ही कह रहा है कि जो शब्दांश मूल शब्द क्या है आपका, पुत्र, गुण, मूल शब्द के आरंभ में, आरंभ माने पहले में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और संस्कृत अव्यय। तो क्या है, देखिए संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, अति, अधि, अनु, अभि, अप, अव, आ, उत, दुल, निर, प्र, भी, ये हमने आपको बताया था। इसका अर्थ ये होता है, और इससे उपसर्ग जोड़कर बनाने वाले नए शब्द ये हैं। आप लोग अपनी बुक में ध्यान से पढ़ेंगे सब। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, अ, अन, अध, उन, उ, सु, स, दुल, नि, भर, ये क्या है, उपसर्ग है और इसका अर्थ है, और इसे जोड़ के हम नया शब्द निर्माण करेंगे। ये तीसरा है उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग ये है बे, बद, कम, ला, ना, हम, खुश, दर, हर, बिला, ऐन, गैर, सर। ठीक है, इसका अर्थ ये है, और उपसर्ग लगा जोड़कर शब्द बनाए हैं वो ये है। फिर देखिए ये संस्कृत के अव्यय उपसर्ग हैं, अध, अतः, अवि, आवि, श, स्व, पर, कु, वैर्वैश, पुरस, पुनः, पुरा, चिर, स्वयं, सत, स, और इसका अर्थ ये है, और इससे जोड़ के शब्द बने हैं। ठीक है, उपसर्ग हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यय। नीचे दिए शब्दों को ध्यान से पढ़ो। दुकानदार, सजावट, दुकानदार क्या, अब देखिए अभी ना उपसर्ग पढ़ा हमने, तो उपसर्ग हमने पढ़ा कि शब्दों के पहले जो शब्दांश लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ अब वही ठीक उल्टा हो गया है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि देखिए दुकानदार, दुकान प्लस दार लिखा है, दुकानदार, उपरोक्त शब्द दुकानदार मूल शब्द के बाद शब्दांश लगने से है। ठीक है, ये सजावट है, सज प्लस आवट, सजावट, तो क्या है, इनमें दार और आवट, ये दार है और ये आवट क्या है, शब्दांश अंत में लगे हैं, इसलिए ये प्रत्यय है। ठीक है, अब प्रत्यय के भेद देखिए, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख धातु, उड़ धातु, घबरा धातु, और आवट क्या है, प्रत्यय है। तो धातु और प्रत्यय मिलाते हैं, तो देखिए लिख आवट, लिखावट, उड़ आन, उड़ान, घबरा आहट, घबराहट। ठीक है, कृत प्रत्ययों द्वारा बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, लिखावट, उड़ान, घबराहट कृदंत है। इसी प्रकार अब देखिए संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं ये, विशेषण बनाने वाले ये कृत प्रत्ययों के भेद हैं। देखिए कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कर्तृ, कर्म, करण, भाववाचक और विशेषण। ठीक है, ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। अब दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्रता, मित्रता, गरीब, ई, गरीबी, बूढ़ापा, बुढ़ापा। तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्यय के भी 8 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, संबंधवाचक,
गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, लघुतावाचक और सादृश्यवाचक। ठीक है, तो ये आपका ये भी चैप्टर हुआ समाप्त। आप लोग पूरा रिवीजन करेंगे। हमने आप लोगों को कोटेशन समझा दिया है, रिवीजन करा दिया। आप लोग पूरा एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे हर चैप्टर का। और देखिए आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अच्छे से भर लीजिएगा। और पूरा 1 से 4 चैप्टर तक का हमने रिवीजन आप लोगों को करा दिया, सबका एक्सरसाइज बता दिया। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF से मिल गया होगा, लिखे ही होंगे, उसे आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और लिखेंगे। देखिए अब हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हमने क्या किया है, हमने आप लोगों को 1 से 4 चैप्टर तक का रीडिंग करा दिया, पूरा रिवीजन हो गया, पूरा रिवीजन हमने करा दिया है। अब आप लोग इसे अच्छे से, आप लोगों का काम है इसे अच्छे से पढ़ना और पढ़ के पूरा अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करना। ठीक है, तो 1 से 4 चैप्टर सबका कंप्लीट हो गया। अब लिख भी लिए होंगे आप लोग, जिसका नहीं भरा है वो लोग बुक अपना भर लेंगे वीडियो देख के। और हम फिर अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।